नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्मॉल आर्म्स को लेके है और बाकी सभी सेगमेंट के मुकाबले अभी हम स्मॉल आर्म्स के सेगमेंट में सबसे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी आर्मी की मेजर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें ऐसे सिस्टम को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और अभी तक जितने भी स्मॉल आर्म्स को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया है वो सभी आर्मी की ट्रायल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी सामने आ चुके हैं जो कि अभी इस सेगमेंट में स्मॉल आर्म्स को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पिछली वीडियो में ट्रिपल एस डिफेंस की बात कर रहे थे। और इसके अलावा अभी जिंदल डिफेंस की तरफ से भी स्मॉल आर्म की मार्केट में एंटर किया गया है। और अच्छी बात यह कि अभी जिंदल डिफेंस की तरफ से डेवलप किए गए T4 राइफल आर्मी की ट्रायल को कंप्लीट कर चुकी है और क्लियर कर चुकी है। दरअसल जिंदल डिफेंस की तरफ से 2020 में इंडियन आर्मी की कार्बाइन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्राजील की तारुस के साथ एक MOU को साइन किया गया था और एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम को शुरू किया गया था, जिसमें T4 राइफल को डेवलप करने की बात की गई है। वैसे तो इसको राइफल कहा जा रहा है, लेकिन इसको कार्बाइन कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पहले तो इसको कार्बाइन टेंडर के लिए ऑफर किया जा रहा है और दूसरी बात यह कि इसका डिजाइन भी कार्बाइन की तरह ही लग रहा है, जिसमें राइफल के मुकाबले शॉर्टर बैरल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक इस टेंडर में आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले कोई ज़्यादा इंडिजिनस सिस्टम मौजूद नहीं है। तो जिंदल डिफेंस के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि उनकी तरफ से डेवलप किए गए कार्बाइन को अभी आर्मी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद मेरे हिसाब से अभी के लिए T4 कार्बाइन या राइफल का जो मेन कंपटीटर होने वाला है वो कार्कल की कार 816 कार्बाइन होने वाला है, जो कि पिछली बार आर्मी की तरफ से सिलेक्ट किया गया था। और इस टेंडर में इन दोनों के बीच टफ बिडिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट अग्निपथ स्कीम को लेके है। जब से इंडियन आर्मी के लिए इस नए स्कीम को लाया गया है, तब से इस स्कीम को लेके कुछ लोग और जो भी मिलिट्री में सर्विस करना चाहते हैं वो खुश नहीं हैं। और इससे हमारी आर्मी की जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज चलता आ रहा था उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ गया है, जिस वजह से अभी तक नेपाली गुरखा लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर में भी स्कीम को लेकर कई बार विरोध किया गया है और वक्त के साथ साथ इस स्कीम में कई लूप होल को भी पाया गया है, जिस वजह से अभी नई सरकार आने के बाद तुरंत ही स्कीम को लेकर विचार करने का फैसला किया गया है और इसमें कुछ मेजर चेंजेस करने का फैसला किया जा चुका है, जिससे आर्मी में ज्वाइन करने वाले जवानों का ही फायदा होने वाला है। तो पहले स्कीम बस 4 साल के लिए वैलिड था, यानी कि जो भी स्कीम में आर्मी ज्वाइन करेंगे उनको 4 साल के बाद आर्मी से रिटायर होना पड़ेगा। इसके बाद टोटल रिक्वायरमेंट से बस 25% जवानों को ही परमानेंट कमीशन देने की बात की गई थी और बाकी 75% जवानों को रिटायर करने का फैसला किया गया था। साथ ही इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेंशन स्कीम और फैसिलिटी वहां पे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी इसमें कई मेजर चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि अभी पहले तो अग्निवीर स्कीम के अंदर आर्मी ज्वाइन करने वाले जवानों में से 60 से 70% जवानों को परमानेंट कमीशन ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें ज्वाइन करने वाले जवानों की मिनिमम सर्विस पीरियड को 4 साल से 8 साल तक इंक्रीज करने का प्लान किया गया है। इसके बाद टेक्निकल ट्रेड के अंदर जो भी आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं उन जवानों के लिए जो एज लिमिट है उसको 23 तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद जो भी अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड होते हैं या डिसेबल हो जाते हैं तो उनको पेंशन और एक्स्ट्रा कंपनसेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। और जो भी सर्विस करते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं उनको और उनकी फैमिली को भी पहले के मुकाबले बेहतर कंपनसेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट को प्रोवाइड करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। इसके बाद जो भी अग्निवीर 8 साल की सर्विस के बाद परमानेंट कमीशन ज्वाइन करना नहीं जाएगा या जो बचे हुए 30 से 40% जवान रहेंगे जिनको परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर सर्विस के लिए मदद किया जाएगा। यानी कि आर्मी से बाहर होने के बाद उनकी प्लेसमेंट का जो जिम्मा होने वाला है वो गवर्नमेंट के ऊपर रहने वाला है। फिलहाल ये सभी प्रपोजल अभी दिया जा रहा है। देखने वाली बात यह कि इनमें से कितने प्रपोजल को अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाता है, फिर इसमें कुछ और भी ऐड किया जाता है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है और अभी हम तेजस MK1 और MK2 दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तेजस MK1 से शुरू करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से HAL को एक वार्निंग दिया गया था कि अगले साल से उनको मिनिमम 18 तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना पड़ेगा, वरना HAL के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि HAL बार बार डेडलाइन को मिस कर रहे हैं, जिस वजह से HAL की तरफ से अभी अपनी तेजस प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है। अभी के लिए तेजस की 2 ऑपरेशनल प्रोडक्शन लाइन मौजूद है, जिसमें से हम साल भर में 16 तेजस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन अभी नासिक डिवीजन को भी एक्टिवेट करने की बात की गई है।
वैसे ही इसको पहले से एक्टिव करने का प्लान था और पिछले 2 सालों से इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी पहली बार नासिक डिवीजन में भी तेजस को बनाना स्टार्ट किया जा चुका है और एचएएल के मुताबिक इसी साल की नवंबर तक नासिक डिवीजन में बनने वाले पहले तेजस को रोल आउट किया जाने वाला है। नासिक डिवीजन को फुली एक्टिवेट करने के बाद हम साल भर में आराम से 24 तेजस को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, लेकिन इससे फुली ऑपरेशनल होने में और फुल स्केल प्रोडक्शन कैपेबल होने में 1 साल या 2 साल और लग सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 2026 से 27 के बीच हम 24 तेजस को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, जिसे फर्दर इंक्रीज करने के एम रखा गया, लेकिन इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब ये 24 तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद लगभग सेम तरीके की प्रोडक्शन रेट को तेजस MK2 के लिए भी प्लान किया जा रहा है और एचएएल के मुताबिक 2026 में तेजस MK2 की पहली टेस्ट फ्लाइट को करने के बाद 2029 तक इसकी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का एम रखा जा रहा है, जिसके बाद 2036 तक वो कम से कम 120 तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन असल मायने में 2030 के बाद एचएएल को तेजस MK2 एमका या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे 3 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को मैनेज करना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि अभी वो एक ही फाइटर जेट को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और जब एक ही टाइम पर 3 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना पड़ेगा और सबकी अलग अलग सप्लाई चेन को मेंटेन करना पड़ेगा और प्रोडक्शन लाइन को चलाना पड़ेगा, तब ये एचएएल के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।